Hello friends, today we'll be discussing about economic survey. ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। अब ये जो डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे का, ये आप लोग ने हमेशा से जो सिविल के एस्पिरेंट्स है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑल द टाइम कि ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो आपका मेंस हो. सो दिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर योर economics preparation, rather your Indian economy preparation. So these are the things which you have heard. So for people who are, especially from non-economic background, they always have fear in their mind regarding these documents. पहले तो वो काफ़ी एंड तक इसको पाइल अप करके रखते हैं, दैट नो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट, वी आर गोइंग टू जस्ट स्टडी इट 1 month और 15 days बिफोर द एग्जाम. एक समरी ले लेंगे क्योंकि इसमें बहुत डेटा होता है, बहुत फिगर्स होते हैं और बहुत से ऐसे कंसेप्ट रहते हैं जो एकदम हमें समझ में ही नहीं आते हैं, तो क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना. तो दीज आर द थॉट्स विच कीप कमिंग इन माइंड ऑल द टाइम, बिकॉज सर्वे एंड बजट जो चीज़ें हैं हमेशा आप लोगों को बोला गया है कि प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इंडियन इकोनॉमी के कंटेम्प्रेरी जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं दो डॉक्यूमेंट से आते हैं, सर्वे और बजट से. सो उसको लेके द मेन आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो इज़ दैट मैं पूरा आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ कि ये दोनों डॉक्यूमेंट एक्चुअली इसेंशियल क्यों है. बिकॉज जस्ट ये कह देना इसेंशियल है इज़ नॉट going to serve any purpose. You have to know why you need to know that, why this information is so much relevant for your preparation, not only in terms of clearing the exam, but in terms of when you talk about it, आपका जो इंटरव्यू है, जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट जो आप जिसको हम कहते हैं वो है, एंड even if when you are serving you have got to have this idea. This is the basic information you need to know about your country, about your nation. Fine. तो इस इस वीडियो के इस प्रेजेंटेशन के बाद में आपको आई होप एंड आई वांट दैट आपको ये समझ में आ जाए कि सर्वे बजट क्यों इम्पॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और प्लस हम इसको किस तरीके से इजी वे में पढ़ सकते हैं, हम किस तरीके से कौन से फिगर्स हम अवॉइड कर सकते हैं, कौन से थोड़े फिगर्स कुछ डेटा है जो थोड़ा हमें याद रखना पड़ता है, लेकिन वो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है. अगर आप इन चीज़ों को बार बार पढ़ लो तो वो मेमोराइज हो जाता है आपकी समवेयर डाउन द लाइन. इफ़ यू गेट सम ऑप्शंस, अगर प्रीलिम्स में अगर कुछ इस तरीके का कुछ है फिगर्स, तो यू आर नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन दैट. सो द होल आइडिया इज़ दैट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल एंड नॉट कॉम्प्लिकेट. इस तरीके का कुछ मैं इस तरीके का यहाँ पे आपको कुछ इस ऐसे नोट्स नहीं देने वाली हूँ जो आपको मेमोराइज करने पड़े. नो, नॉट एट ऑल. Whatever I will be discussing here will be something you can remember, you can note it down somewhere, and after this, because this is my first presentation on economic survey, इसके बाद I'll be doing it chapter wise. Volume 1 Volume 2 इसके 2 आते हैं, तो Volume 1 के चैप्टर्स में बेसिकली थोड़ा फोकस करूँगी, देन Volume 2. तो उसके बाद क्या है, चैप्टर वाइज मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसका पूरा आइडिया क्लियर हो, नॉट ओनली फॉर पीपल हु आर अपियरिंग फॉर दिस ईयर, बट ऑल्दो आप जो 21, 22, 23 जो आप लोग सोच रहे हो, तो उसको एक बहुत अच्छे से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सर्वे क्यों इम्पॉर्टेंट है, और आपको इसको पढ़ने का तरीका समझ में आएगा कि किस तरीके से कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलिवेंट है, कौन सी नहीं है. फाइन. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्ट्रेट अवे गेट, बिकॉज ये वीडियो टोटली आपको इंट्रोडक्शन के बारे में है कि क्यों इकोनॉमिक सर्वे हमें पढ़ना है और उसका थीम क्या है. ठीक है, इसके फर्दर प्रेजेंटेशंस में आपको चैप्टर वाइज डील करूंगी जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं सर्वे के. फाइन. तो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20. ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे. अच्छा, सर्वे से आप लोग क्या समझते हो? सर्वे आपको ये चीज़ समझाता है कि सर्वे इज समथिंग जो आपने कोई चीज़ को वॉच किया हो पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद आप उसको सर्वे कर सकते हो ना. बिना किसी चीज़ को देखे तो आप सर्वे नहीं कर सकते हो. तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? वो कंट्री का जो लास्ट 12 महीनों में, लास्ट 1 साल में जो कंट्री की परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, उसके जो परफॉर्मेंस निकल के आई है, जिस तरीके से हमने परफॉर्म किया है अपने डिफरेंट सेक्टर्स में, उसकी जो पूरी एग्रीगेट वे में जो हम परफॉर्मेंस को जो समराइज करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे एक क्लास में हो, सपोज आप 6 से 7 स्टैंडर्ड में जो जाते हैं बच्चे, तो 6 का रिजल्ट के बेसिस पे उनको प्रमोशन दी जाती है ना. तो 6 का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट होता है, वो क्या होता है? दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एग्जाम्स विच दैट गर्ल और बॉय हैज़ गिवन इन द 1 year ऑफ हिज और हर क्लासरूम. तो उसका जो एवरेज निकल के आती है, जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, वो उसको हेल्प करती है, वो जो रैंक आता है प्रमोशन के लिए. तो इसी तरीके से ये पूरी कंट्री की परफॉर्मेंस है, उन्होंने 1 साल में हमारी कंट्री ने किस तरीके से परफॉर्म किया है. ठीक है.
हमारी ग्रोथ कैसी रही है, हमने जो एस्टिमेट किया था वी आर गोइंग टू अचीव 6.5% जो हमारा जो हमने टारगेट किया है, जो इस साल के इकोनॉमिक सर्वे का टारगेट था, ये पैंडमिक के बाद ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो वही बात है, तो जिस तरीके से हम टारगेट करते हैं जो अचीव करने का, और उसके हिसाब से हम सर्वे करते कि क्या हमने वो अचीव किया कि नहीं किया, उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर आप समझो तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री इन लास्ट 1 ईयर की जो समरी होती है उसको हम इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 है, ना कि 2020-21, बिकॉज हम लास्ट ईयर की कंट्री का जो परफॉर्मेंस है उसको सर्वे कर रहे हैं, हम 2020 का नहीं कर सकते। ये 2019-20 का सर्वे है, लेकिन जो बजट होता है वो 2020 होता है, बिकॉज बजट इज अ फोरकास्ट, बट दिस इज एन असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। फाइन, तो यही दोनों मेजर डिफरेंस है बिटवीन अ सर्वे एंड अ बजट। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, बिकॉज वी आर डूइंग द सर्वे ऑफ लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ एन एनुअल डॉक्यूमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का ये डॉक्यूमेंट है, एनुअल है, 12 मंथ्स में आता है। फाइन, और फिनेंस डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से सर्वे के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देती हूँ कि फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ आपका रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो इस तरीके के 5 हमारे डिपार्टमेंट हैं। तो उस मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा इकोनॉमिक सर्वे बनाने के लिए। आर यू गेटिंग इट? और ये हमारा जो यूनियन बजट जो प्रेजेंट करते हैं उसके एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। तो दोनों के बीच में क्या टाइम गैप होता है? 1 डे। पहले कौन सा प्रेजेंट होता है? इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आपका पहले प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद आपका यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया इकोनॉमिक सर्वे क्या है, उसको प्रेजेंट कौन करता है, कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, एनुअल डॉक्यूमेंट है। अच्छा, जब हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो इट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। फाइन, तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उनकी गाइडेंस में वो बनता है। ही इज़ द हेड पर्सन हु इज टेकिंग इन चार्ज ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ योर सर्वे। ठीक है, तो हु इज़ करेंटली कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। फाइन, ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS। फाइन, तो ये हो गया कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। तो कंट्री की अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली वो क्या कंटेन करेगा कि जितने हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज़ है, जो गवर्नमेंट लेके आई है लास्ट 1 साल में, कुछ नए जो लेके आई है या फिर जो पुराने रिवैम्प करके चल रहे हैं, जैसे आपकी जितने डिफरेंट भी आप फिनेंशियल ले लो, आपकी जन धन योजना है, फिर आप ये आपका मिड डे मील स्कीम, तो डिफरेंट जितनी भी आपकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, पॉलिसीज़ है, विमेन को लेके, चाइल्ड को लेके, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, फार्मर्स को बूस्ट करने के लिए, उनको टू हेल्प देम इन वॉट एवर वेज इट इज़, बी इट योर लोन थिंग, बी इट हेल्पिंग देम इन टर्म्स ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, जो भी है, जिस तरीके की स्कीम्स, पॉलिसीज़, डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट लास्ट 1 साल में लेके आई है, उसके जो आउटकम्स जो आए हैं, किस तरीके से हमें बेनिफिट हुआ है और किस तरीके से कोई ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये सब कुछ आपको ये आपका सर्वे बताएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ सकता है कितना इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल पूरा आपको ये एक जिस्ट देता है काइंड ऑफ कि किस तरीके से हमारे डिफरेंट जितने इनिशिएटिव्स है किस तरीके से काम किए हैं, किसने अच्छा काम किया है और कहाँ कहाँ भी स्कोप है टू इवन बेटर इन टर्म्स ऑफ हमें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। सो बाय दिस इंफॉर्मेशन इट इज़ वेरी क्लियर टू यू दैट व्हाट इज़ दिस सर्वे एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट 2020। मैंने आपको सर्वे बताया था 2019 है, वाई? बिकॉज हम सर्वे तभी कर सकते हैं जो चीज़ हो चुकी है। तो 2019 का हम सर्वे कर रहे हैं 2020 में, बिकॉज वी हैव सीन हाउ द इकोनॉमी हैज़ परफॉर्म्ड इन लास्ट 1 ईयर। और जो बजट होता है वो 2020 है, बिकॉज बजट इज़ व्हाट, आप एक प्लान बना रहे हो, एक एस्टिमेट ले रहे हो कि कमिंग ईयर में हम किस तरीके से खर्चा करने वाले हैं। ठीक है,
द वे यू प्रिपेयर योर मंथली बजट, उसी तरीके से यूनियन बजट होता है, कंट्री का बजट है, किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने वाली है। फाइन, तो इसीलिए ये भी थोड़ा सा समझ लो, यूनियन बजट क्या है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एस्टिमेट है रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर का फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, जो गवर्नमेंट एलोकेट करने वाली है फंड्स। फाइन, और सर्वे क्या था आपका, इट इज़ अ समरी ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री इन द लास्ट 1 ईयर। तो डिफरेंस ये है कि आपका सर्वे आपको नहीं बताता है कि आपको कैसे कहाँ पे क्या खर्चा करना है, सर्वे के बेसिस पे आपको बजट बताता है कि आपको किस तरीके से स्पेंडिंग करनी है आप आने वाले साल में। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे एक ग्राउंड वर्क करता है बजट के लिए। फाइन, बिकॉज बजट आपको बताएगा फंड्स कैसे एलोकेट करना है इन वेरियस सेक्टर, लेकिन वो किस बेसिस पे बताता है, सर्वे के बेसिस पे, बिकॉज सर्वे हैज़ गिवन यू एन एनालिसिस ऑफ हाउ द डिफरेंट सेक्टर्स हैव परफॉर्म्ड। सो अब दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा कि सर्वे आपको बताता है कि कहाँ पे कौन से एरियाज़ में हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कहाँ पे ओवर स्पेंडिंग हुई है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी उसको वहाँ रिड्यूस करना है, और कहाँ पे अंडर स्पेंडिंग हुई है वहाँ पे हमको बढ़ाना है। ठीक है, तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद आपका बजट नेक्स्ट डे प्रेजेंट किया जाता है। दिस इट वॉज डन बाय आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर दिस इज निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो इसीलिए अब आप ये चीज़ समझ लो, हाउ कैन यूनियन बजट गेट उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, कैसे क्या स्पेंडिंग करनी है, रिसीप्स एक्सपेंडिचर हमें कहाँ बढ़ाना है, वो उसको सर्वे से इन्फॉर्मेशन मिलती है। आर यू गेटिंग इट? और ये आपको एक मैं आइडिया दे देती हूँ थोड़ी सा, ये आई डोंट थिंक सो इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि 1950-51 से हम सर्वे बना रहे हैं और 64 तक सर्वे वॉज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट ओनली, मतलब बजट के साथ ही हम अपना सर्वे देते थे। लेकिन 64 के बाद से बजट और सर्वे आपका सेपरेट हो गया। ठीक है, तब से हम दोनों को अलग अलग प्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों एक दिन के डिफरेंस में प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में। आर यू गेटिंग इट? तो अब आपको टोटली आइडिया आ गया है कि बजट और सर्वे का रिलेशनशिप क्या है और दोनों डॉक्यूमेंट किस लिए हमारे लिए रेलिवेंट है। फाइन, नाउ वी मूव अहेड। अच्छा, अब जब थोड़ा सा हिस्ट्री और एक बैकग्राउंड वर्क हमने कर लिया है, अब हम मेन हमारे टॉपिक पे आते हैं। सर्वे 2019-20 का थीम, इस साल का आपका थीम है वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, यू नो दिस कैन प्रोबेबली बी अ क्वेश्चन, आप आई डोंट थिंक सो बट या स्टिल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू नो इट फॉर योर मेन्स परस्पेक्टिव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वेरी लाइकली यू कैन गेट एन MCQ वेरी नाइस, बट या सो इस साल का थीम है आपका वेल्थ क्रिएशन। अब वेल्थ क्रिएशन क्या, अब आप बोलोगे वाई वेल्थ क्रिएशन? अब वेल्थ क्रिएशन इसलिए ये थीम है हमारा बिकॉज अगर आपने देखा होगा दिस ईयर वी हैड दोज 100 रुपी न्यू नोट्स जो लैवेंडर पर्पल कलर इस साल का थीम है। बिकॉज देखो हर साल सर्वे का एक थीम होता है, मतलब जिस कलर में वो प्रेजेंट होता है। इस साल की जो बुक आई थी हमारी जो सर्वे की, विच वॉज प्रेजेंटेड बाय आवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उसका कलर है लैवेंडर पर्पल। तो लैवेंडर पर्पल होने का रीज़न क्या है, इज़ बिकॉज दैट वी हैड दोज न्यू नोट्स, 100 रुपीज़ नोट्स। तो एक्चुअली वॉट वी आर ट्राइंग टू सो इज़ दैट आवर मेन थीम इज़ सिंथेसिस ऑफ ओल्ड एंड न्यू, मतलब टुगेदर, जैसे जो ओल्ड 100 रुपीज़ नोट्स है और न्यू 100 रुपीज़ नोट है, ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों को मिला के वी आर गोइंग टू हैव जनरेट मोर वेल्थ इन द इकोनॉमी विच शोज दैट वी आर अ मिक्स ऑफ एंशियंट एज वेल एज कंटेम्पररी। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं हम। वन थिंग आई वुड लाइक टू से, जो 100 रुपीज़ नोट है हमारा, जो वो ओल्डेस्ट करेंसी है, ओल्डेस्ट करेंसी नोट है इंडिया का। ठीक है, और अभी हमारा नया आया है, तो उसको एक बैकड्रॉप में लेके व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़ दैट हमको वेल्थ क्रिएशन फोकस रखना है, हमें मनी जनरेट करना है इकोनॉमी में। ठीक है, बट वेल्थ क्रिएशन, एथिकल वेल्थ क्रिएशन करना है बट एथिकली करना है। दैट मीन्स नॉट इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, money earned through unethical means, we are not talking about that। ठीक है, तो हमें इकोनॉमी में वेल्थ जनरेट करनी है। अगर हमें इंडिया की जो ड्रीम है टू बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक, अभी हम 5th लार्जेस्ट है, सो वी एस्पायर टू बी द 3rd लार्जेस्ट। राइट नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट, वी एस्पायर टू बी द 3rd लार्जेस्ट।
अगर उसको हमको करना है उसके लिए वेल्थ क्रिएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए लैवेंडर पर्पल थीम अ सिंथेसिस ऑफ द ओल्ड एंड न्यू, मतलब हम एंशियंट आइडियाज़ को भी प्रैक्टिस में लाके कंटेम्पररी वे में एक मिक्स करके इस तरीके से एक मिक्सचर करेंगे सो दैट व्हाट द एंड प्रोडक्ट इज समथिंग विच वुड टेक अस फर्दर एंड काइंड ऑफ गाइड अस इन द पाथ ऑफ wealth creation, ethical wealth creation, where we'll prosper as a nation and we'll achieve our vision of $5 trillion economy, ठीक है। इसीलिए लैवेंडर पर्पल थीम है जो सिग्निफाई कर रहा है सिंथेसिस ऑफ ओल्ड एंड न्यू, जो मैंने आपको बता दिया 100 रुपीज़ नोट का, जो हमारा नया नोट है और वो पुराना, और वेल्थ क्रिएशन हमारा फोकस है। अब आप मुझे बोलोगे वेल्थ क्रिएशन व्हाट इज़ दैट, इज़ इट मनी, फाइन। तो वही मैं आपको बताऊंगी, इट इज़ नॉट ओनली मनी that you making money, no, the country has to prosper in a way कि हम इस तरीके से wealth create करें, सिर्फ monetary नहीं, हमारी जो भी in terms of our human resources and everything जो भी है, more of jobs, more employment opportunities, and जो हमारा lowest level तक पहुंचना चाहिए। wealth creation not only at the top level, मतलब हमारे जो इसके wealth creation के fruits है वो एकदम it has to trickle down to the lowest level, this is very important। सो दैट इज़ वाई वेल्थ क्रिएशन हमारा जो इस साल का थीम है, दिस इज़ एक्चुअली वेरी रेलिवेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिंस वी आर एस्पायरिंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अभी आपको थीम समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है वेल्थ इज़ बोथ अ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइन। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज सी वेल्थ क्या होता है, मनी, गोल्ड, एनीथिंग। तो अगर आपके पास पैसा है तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट का कॉज हो गया। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपको रिटर्न्स आते हैं, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर, यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर बिकॉज यू हैव वेल्थ, फाइन, एंड इफ़ यू हैव वेल्थ दैट मीन्स यू आर इन अ पोजिशन टू इन्वेस्ट। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ रहा है, कॉजल रिलेशनशिप है वेल्थ और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। So the whole idea is that we have to create ethical wealth, because if we don't create ethical wealth we will not be able to have enough jobs in our country, right? Job creation हमारा एक goal है, ठीक है। और plus ethical wealth creation is a very important national service, ठीक है। तो we have to focus on that। तो इसीलिए हमारा ये जो theme है ये all the more important हो जाता है at this point of time, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब हम ये डिस्कस करते हैं वाई वेल्थ क्रिएशन, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक है। तो आ सर्वे हैज़ रिमार्क दैट एडम स्मिथ आई टेल यू एंड आई नो ऑल ऑफ यू आर अवेयर, ही इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बेटर टू से इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है जॉन मन्नर्ड कीन्स, ठीक है। तो एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इन्होंने बुक लिखी थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बेटर इसको छोटे में आप बोल सकते हो वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब थी एडम स्मिथ, इन्होंने इसमें यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश की है दैट व्हाट कॉजेज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन, रीज़न क्या है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का नेशंस में, ठीक है। तो उसको हमने बैकड्रॉप में रख के हमारा ये वेल्थ क्रिएशन जो थीम है, बिकॉज हमें अब इस तरीके से फोकस करना है। इवन आवर प्राइम मिनिस्टर has said in his 73rd independence speech that only when wealth is created can wealth be distributed। जब तक वेल्थ क्रिएट नहीं होगी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसी लिए हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, और वो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हमने इस थ्योरी को दिमाग में रखा हुआ है एडम स्मिथ की, कि हमें किस तरीके से वेल्थ क्रिएट करनी है इन आवर इकोनॉमी ताकि हम अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है। और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम एस्पायर कर रहे हैं 3rd लार्जेस्ट का। तो इसीलिए वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन so that we can create enough wealth in our country which is distributed well, and we are in a position to अब हम जो आत्मनिर्भर भारत पर है, we want to be self reliant and to achieve our goal or the vision of our prime minister, so this becomes all the more important, ठीक है। तो ये why wealth creation is because of this theory of Adam Smith, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
Smith has observed, this I have written, universal opulence which extends itself to the lowest ranks of people. Opulence का मतलब होता है wealth, ठीक है. So wealth generation, उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें he has focused on importance of free markets and invisible hand, जो हम next अपने videos में और presentation में पढ़ेंगे. That is a part of your chapter 1, ठीक है. So I'm not getting into at this point of time. So why wealth creation, आप just ये समझ सकते हो. It is because of this theory where he has discussed about how nations create wealth, और उनकी जो पूरी study है उसको हम further chapters में पढ़ेंगे. Our goal is that we want to be the third largest economy by 2025. That is why we need to know this. And then he has said universal wealth which extends itself, that means wealth ऐसे generate हो कि हम उसको lowest level तक पहुँचा पाए. That means wealth is only generated अगर हम उसको टॉप मोस्ट लेवल के पास नहीं accumulate करके उसको ट्रिकल डाउन करके नीचे लोएस्ट लेवल तक पहुँचाए. Then only we can say that yeah, we have generated enough wealth in our country. ठीक है. We got to benefit the poorest of poor from this wealth. ठीक है. अब उसको किस तरीके से करना है, किस तरीके से फ्री मार्केट इकोनॉमी हेल्प करेगी, और हैंड ऑफ ट्रस्ट जो थीम को सपोर्ट करता है, दो पिलर है, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट एंड हैंड ऑफ ट्रस्ट, वो हम नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट इकोनॉमिक सर्वे एंड दिस थीम. सो विद दिस आई एंड माई डिस्कशन. थैंक यू.